नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है कोटा की चुड़ैल की। कोटा राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर हमें याद आता है पढ़ाई करने वाले हजारों स्टूडेंट्स का शहर, रात रात भर जगने वाले लड़के लड़कियां, हॉस्टल की चहल पहल और कोचिंग की भीड़। लेकिन इस शहर की गलियों में एक ऐसा रहस्य भी छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि कोटा के पुराने हिस्से में एक हवेली थी। वो हवेली आज खंडहर में बदल चुकी है। टूटे दरवाजे, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उगाई काई और भीतर पसरा सन्नाटा। लोग कहते हैं कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा अब भी भटकती है। एक औरत जिसकी जिंदगी से उसकी इज्जत छीन ली गई, जिसे बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया, और अब उसकी आत्मा बदला चाहती है। रात को जब शहर सो जाता है तब इस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के चीखने की, कभी अचानक दरवाजों के अपने आप बंद हो जाने की। लोगों ने इस हवेली को शापित मानकर छोड़ दिया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वहां जाकर रात गुजारे। लेकिन क्या सच में ये सब सिर्फ अफवाह है, या फिर वहां सचमुच कोई चुड़ैल रहती है? आज की कहानी में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है कोटा की चुड़ैल की डरावनी दास्तान। राजस्थान के कोटा शहर की पहचान आज के समय में कोचिंग संस्थानों और लाखों विद्यार्थियों की भीड़ से होती है, जो यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को लेकर आते हैं। भीड़ भरी गलियों में सुबह से रात तक छात्रों की चहल पहल रहती है। मगर इन्हीं गलियों के पीछे कुछ पुरानी हवेलियां और जर्जर मकान भी हैं, जो समय के साथ सुनसान और डरावने बन गए हैं। उन्हीं हवेलियों में से एक थी ठाकुर हवेली, जिसे लोग अब चुड़ैल वाली हवेली कहकर बुलाते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक ऐसी आत्मा भटकती है जिसने न जाने कितने मासूमों की जान ले ली। दिन में वहां सिर्फ टूटे दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती थी, और रात होते ही पूरा इलाका अजीब सी ठंडक और सन्नाटे में डूब जाता था। आसपास के लोग मानते थे कि इस हवेली के पास से गुजरते ही अजीब परछाइयां नजर आती हैं। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य नाम के छात्र से, जो उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बे से कोटा पढ़ाई करने आया था। 12वीं पास करने के बाद उसके माता पिता ने घर की जमा पूंजी लगाकर उसे यहाँ भेजा ताकि वो डॉक्टर बन सके। आदित्य को हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो वो अपने 3 दोस्तों के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। वह मकान शहर के मुख्य इलाके से थोड़ा दूर और पुराने मोहल्ले में था। मकान मालिक ने उन्हें कम किराए में कमरा दिया, क्योंकि उस जगह के बारे में अफवाह थी कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर वही ठाकुर हवेली थी जहाँ चुड़ैल का साया मंडराता था। पहले तो आदित्य और उसके दोस्त इस बात पर हंसते रहे। वे कहते कि पढ़ाई छोड़कर लोग बस भूत प्रेत की कहानियां बना लेते हैं। मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उस हवेली की सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। पहली रात जब वे नए घर में सो रहे थे तो आदित्य ने खिड़की के बाहर देखा कि दूर उस हवेली की छत पर कोई काली परछाई खड़ी थी। उसने सोचा शायद कोई नशेड़ी होगा जो वहां चला गया हो। लेकिन जब उसने आंखें झपकाईं तो वो आकृति अचानक गायब हो चुकी थी। दूसरे दिन उनके मकान मालिक ने उन्हें समझाया कि रात को उस ओर देखना भी ठीक नहीं। लेकिन आदित्य के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसे जानना था कि आखिर लोग हवेली को लेकर इतना डरे हुए क्यों रहते हैं। दिन गुजरते गए, पढ़ाई का दबाव बढ़ता गया, मगर हवेली की रहस्यमय उपस्थिति आदित्य के दिमाग में लगातार बनी रही। एक रात जब वो देर तक पढ़ाई कर रहा था, तभी बाहर से अजीब सी हवा चली। उसने खिड़की से देखा कि हवेली की ओर से सफेद धुंध उठ रही है, और उसी धुंध के बीच एक औरत की आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा ढका हुआ, और हाथ में एक टूटी लाल चुनरी लहरा रही थी। आदित्य डर के मारे कांप गया। उसने तुरंत लाइट बंद कर ली और बिस्तर में छुप गया। सुबह तक वह बेचैन रहा, लेकिन अपने दोस्तों को उसने कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात रिया नाम की लड़की से हुई। रिया भी उसी इलाके में रहती थी, और उसने आदित्य को चेतावनी दी कि उस हवेली से जितना हो सके दूर रहना।
उसने बताया कि सालों पहले उस हवेली में ठाकुर परिवार की एक बेटी की रहस्यमयी मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि वो लड़की चुड़ैल बनकर आज भी हवेली में भटकती है और किसी भी नए आने वाले इंसान को चैन से नहीं जीने देती। आदित्य को ये सब सुनकर और भी खौफ और जिज्ञासा दोनों महसूस हुए। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। रात को जब उसके दोस्त सो रहे थे तो आदित्य चुपके से बाहर निकला और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के चारों ओर जंग लगे लोहे का गेट था जो टूटा हुआ पड़ा था। अंदर झाड़ झंखाड़ उगे थे और दीवारों पर काले निशान। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजों पर जाले लटके थे। जैसे ही वो अंदर गया उसे अचानक लगा कि हवा ठंडी हो गई है। उसके कदमों की आहट गूंजने लगी। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर से धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाए और देखा कि एक पुराना कमरा आधा खुला पड़ा है। कमरे के अंदर लाल चुनरी का टुकड़ा पड़ा था जिस पर खून जैसे धब्बे थे। आदित्य की सांसें थम गई। तभी अचानक उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उसे लगा कि कोई औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी और लंबे नाखूनों वाले हाथ हवा में फैल रहे थे। आदित्य चीखने ही वाला था कि तभी उसके दोस्त समीर ने उसे हिलाकर उठाया। वह अपने ही कमरे में बिस्तर पर लेटा था और पसीने से तरबतर था। समीर ने कहा कि वह सोते समय चीख रहा था। उस रात के बाद से चैन से समझ नहीं पाया कि वह सोच रहा था कि अगर सब सपना था, लेकिन उसके हाथ में लाल चुनरी का टुकड़ा मौजूद था जो उसने हवेली में देखा था। उसकी मेज पर रखा था। यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में उतरने लगी जहां से उसने अपने दोस्तों से ये राज छुपा लिया, क्योंकि उसे लगा कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन चुड़ैल का साया अब उसकी जिंदगी में गहराई से उतर चुका था। हर रात उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही लड़की लंबे बालों के साथ दिखाई देती। उसकी आंखें खून से भरी होती और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। वह बार बार कहती कि आदित्य को उसका बदला पूरा करना होगा। दिन में वह सब कुछ सामान्य दिखता, मगर रात होते ही माहौल बदल जाता। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती। दरवाजे पर किसी के खुरचने जैसी आवाज आती और अचानक कमरे में ठंडी हवा भर जाती। रिया ने जब आदित्य के चेहरे पर थकान और डर देखा तो उसने पूछ लिया कि सब ठीक तो है। आदित्य ने पहले टाल दिया, मगर फिर वह सारी बात बता बैठा। रिया ने सुनते ही उसे डांटा और कहा कि वह चुड़ैल से उलझने की गलती न करे। उसने बताया कि उसके दादा ने भी उस हवेली की कहानी सुनाई थी। कई साल पहले ठाकुर की बेटी गौरवी की शादी एक अमीर जमींदार के बेटे से तय हुई थी। लेकिन शादी से पहले ही गौरवी पर शक किया गया कि उसका किसी और युवक से संबंध है। परिवार ने इज्जत के डर से उसे हवेली के अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। कहते हैं कि वहीं उसकी दर्दनाक मौत हुई। मरते समय उसने कसम खाई थी कि जो भी उसकी सच्चाई जाने बिना उसे कैद करने का दोषी बना, वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। रिया ने कहा कि तब से ही लोग उस हवेली को गौरवी की हवेली कहने लगे और बाद में वह चुड़ैल वाली हवेली के नाम से बदनाम हो गई। आदित्य को यह सब सुनकर अफसोस भी हुआ और डर भी, मगर उसके मन में सवाल था कि आखिर उसे ही क्यों गौरवी दिखाई देती है। कुछ दिन बाद आदित्य और उसके दोस्त रात को पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाकर वे पढ़ने लगे। तभी खिड़की के बाहर किसी ने धीरे से फुसफुसाया। सब चौंक कर बाहर देखने गए, मगर वहां कोई नहीं था। तभी मोमबत्ती की लौ एकदम नीली हो गई। समीर ने मजाक किया कि शायद चुड़ैल आ गई है, लेकिन आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे खिड़की के बाहर वही गौरवी खड़ी नजर आई। उसकी लाल आंखें सीधे आदित्य को देख रही थी। बाकी दोस्तों को कुछ दिखाई नहीं दिया। आदित्य जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे संभाला। कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो बोला कि गौरवी यही थी। अब उसके दोस्तों को भी लगने लगा कि बात में सच्चाई है। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर किसी पंडित से पूछेंगे।
मोहल्ले के मंदिर में एक बूढ़े पंडित रहते थे। उन्होंने आदित्य की हथेली देखकर कहा कि उस पर किसी आत्मा का साया है और ये आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी अधूरी कहानी पूरी की जाए। पंडित ने उन्हें चेतावनी दी कि हवेली में बार बार जाने की गलती न करें, वरना जान का खतरा हो सकता है। मगर आदित्य के मन में ठान चुकी थी कि वह गौरवी की सच्चाई जाने बिना चैन नहीं लेगा। अगली रात वो फिर अकेला हवेली में चला गया। इस बार उसके हाथ में टॉर्च और पंडित द्वारा दिया गया ताबीज था। हवेली में कदम रखते ही अजीब सी गंध फैली, जैसे किसी ने धूप जलाकर छोड़ दिया हो। उसने कमरे कमरे जाकर तलाश शुरू की। अचानक उसे एक टूटी अलमारी मिली जिसमें पुराने कागज और चिट्ठियां थी। उनमें से एक चिट्ठी पर गौरवी की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि उसने किसी से प्रेम किया था और परिवार ने जबरन उसकी शादी तय कर दी। उसने लिखा था कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसे कैद कर दिया गया। आदित्य की आंखें भर आई। तभी पीछे से जोर की हवा चली और चिट्ठी उसके हाथ से उड़कर कमरे के अंधेरे कोने में चली गई। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां गौरवी की परछाई खड़ी थी। इस बार वह रो नहीं रही थी, बल्कि गुस्से में थी। उसके होंठ हिल रहे थे और आदित्य के कानों में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। आदित्य ताबीज पकड़कर मंत्र दोहराने लगा। तभी अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ गई और ऊपर से मिट्टी झड़ने लगी। आदित्य भागकर बाहर निकला। हवेली के गेट तक आते आते उसने देखा कि गौरवी उसकी ओर दौड़ रही है। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और बाल हवा में लहरा रहे थे। आदित्य किसी तरह गेट पार करके बाहर आ गया। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, गौरवी की आकृति धुंध में बदलकर गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसकी लाल आंखें अब भी हवेली की खिड़की से उसे घूर रही थी। घर लौटकर वह देर तक कांपता रहा। उसके दोस्तों ने कहा कि अब वो हवेली की ओर नहीं जाएगा, लेकिन आदित्य जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अगले दिन अचानक उसकी किताबों में वही गौरवी की चिट्ठी रखी मिली और रात में फर्क किसी ने रात में उसके कमरे में रख दी थी। आंखों के नीचे काले समझ चुका था होते जा रहे थे। गौरवी उसे छोड़ने वाली नहीं। क्लास में बैठते समय भी उसकी जिंदगी अब पढ़ाई और डर के बीच कान में फुसफुसा रहा है। कभी उसे किताब के पन्नों पर लाल धब्बे दिखाई देते तो कभी खिड़की के बाहर गौरवी की शुरू होना था। दोस्तों ने कई बार कहा कि वह डॉक्टर को दिखाए, लेकिन आदित्य जानता था कि ये बीमारी नहीं, बल्कि उस आत्मा का असर है। एक रात जब सब सो चुके थे तो अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। समीर ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजे के नीचे से खून जैसी लाल तरल बूंदें भीतर टपकने लगी। सब डरकर पीछे हट गए, लेकिन आदित्य को साफ सुनाई दिया कि बाहर वही गौरवी रो रही है। उस रात किसी ने भी नींद नहीं ली। सुबह होते ही वे सब फिर मंदिर गए। पंडित ने कहा कि आत्मा अब और शक्तिशाली हो गई है। शायद वो अपना राज खुद बताना चाहती है। रिया ने आदित्य से कहा कि वह पागलपन छोड़ दे, लेकिन आदित्य ने जवाब दिया कि अगर वह गौरवी का सच नहीं जानेगा तो ये साया उसकी जान ले लेगा। अगले हफ्ते पूरे मोहल्ले में एक अजीब घटना हुई। ठाकुर हवेली के पास खेल रहे दो छोटे बच्चे अचानक गायब हो गए। लोग कहते थे कि चुड़ैल उन्हें खींचकर हवेली में ले गई। खोजने पर भी बच्चे नहीं मिले। मोहल्ले में दहशत फैल गई और पुलिस ने भी उस इलाके में जाने से मना कर दिया। आदित्य के मन में ख्याल आया कि शायद गौरवी ही जिम्मेदार है। उसे लगने लगा कि गौरवी बच्चों को इसलिए ले जाती है ताकि कोई उसकी अधूरी कहानी सुने। उस रात आदित्य ने तय किया कि वह अकेला नहीं जाएगा, बल्कि समीर और रिया को भी साथ ले जाएगा। बहुत मना करने के बाद भी दोनों उसके साथ चलने को तैयार हो गए। तीनों ने आधी रात को हवेली में कदम रखा। हवेली और ज्यादा खंडहर जैसी लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी दीवारों को खरोंचा हो। अंदर प्रवेश करते ही चारों तरफ बदबू फैली। रिया ने जैसे ही हवेली की दहलीज पार की, उसे लगा कि किसी ने उसके बाल खींचे। वह चीख पड़ी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। समीर लगातार कह रहा था कि वे वापस चले, लेकिन आदित्य अडिग था। हवेली के भीतर गहराई में
उन्हें एक कमरा मिला जिसकी दीवार पर पुराने खून के धब्बे थे। अचानक उसी कमरे की दीवार पर छाया बनने लगी। छाया धीरे धीरे गौरवी का रूप लेने लगी। उसके हाथों में 2 बच्चों की परछाइयां थी जो चिल्ला रहे थे। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन गौरवी की आवाज गूंजी कि उसे कोई रोक नहीं सकता। आदित्य ने हिम्मत करके गौरवी से पूछा कि आखिर वह चाहती क्या है। तभी गौरवी अचानक पास आ गई। उसका चेहरा इतना विकृत था कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा थी। उसने फुसफुसाकर कहा कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया था। उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन परिवार ने इज्जत के नाम पर उसे मार डाला। उसकी आत्मा अब न्याय चाहती थी, लेकिन न्याय पाने के लिए उसे इंसानों की आत्माओं की शक्ति चाहिए थी। इसी कारण वह बच्चों को खींचकर ले जाती थी ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। आदित्य ये सुनकर कांप गया। अगर गौरवी का बदला पूरा नहीं हुआ तो वह और निर्दोषों की बलि लेती रहेगी। अचानक कमरा हिलने लगा। दीवारें लाल रोशनी से भर गई। समीर और रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से अंधेरा फैल गया और उसमें से औरतों की चीखें गूंजने लगी। आदित्य ने ताबीज उठाया और जोर से मंत्र बोला। तभी एक पल के लिए रोशनी फैली और दोनों बच्चे आजाद होकर कमरे से बाहर भागे। लेकिन गौरवी और ज्यादा भयंकर हो गई। उसका चेहरा स्याह हो गया और उसके नाखून बढ़कर तलवार जैसे बन गए। वह आदित्य पर झपटी, लेकिन ताबीज की रोशनी से टकराकर पीछे हट गई। गुस्से में उसने कहा कि आदित्य को अब उसका हिस्सा बनना होगा। उस रात किसी तरह वे तीनों वहां से भागकर बाहर आए, लेकिन जाते समय आदित्य को महसूस हुआ कि गौरवी की परछाई उसके पीछे चिपक गई है। अब मामला और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि गौरवी सिर्फ हवेली में ही नहीं बल्कि अब आदित्य के आसपास भी मौजूद थी। हवेली से लौटने के बाद आदित्य की हालत और बिगड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में नींद गायब थी। अब वो सिर्फ डर और बेचैनी में जी रहा था। उसकी किताबों के पन्नों पर खुद ब खुद लाल अक्षरों में लिखे शब्द उभरने लगे। कभी लिखा आता मुझे न्याय दिलाओ, तो कभी तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रिया और समीर भी अब डरे रहने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि आदित्य को बचाना आसान नहीं है, मगर दोस्ती निभाने के लिए वे उसके साथ खड़े रहे। एक दिन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अचानक आदित्य की नाक से खून बहने लगा। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ थकान और तनाव की वजह है, लेकिन आदित्य जानता था कि यह गौरवी की शक्ति का असर है। रात को जब सब सो रहे थे, तभी आदित्य ने महसूस किया कि उसके बिस्तर के पास कोई बैठा है। उसने आंखें खोली तो गौरवी उसके सिर के पास झुकी हुई थी। उसके होठों से सड़ांध की गंध आ रही थी और उसकी लाल आंखें सीधे आदित्य की आत्मा को जैसे निगल रही थी। गौरवी ने फुसफुसाकर कहा कि या तो वो उसकी कहानी पूरी करेगा या फिर खुद उसकी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। अगले दिन आदित्य ने तय किया कि वह ठाकुर परिवार की असली सच्चाई पता लगाएगा। वह कोटा के पुराने रिकॉर्ड देखने नगर निगम के दफ्तर गया। वहां उसे एक फाइल मिली जिसमें लिखा था कि ठाकुर परिवार की बेटी की मौत आत्महत्या बताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गायब थी। उस फाइल में एक नौकरानी का बयान भी दर्ज था, जिसमें उसने कहा था कि लड़की को कमरे में कैद कर दिया गया था और कई दिन तक उसे खाना भी नहीं दिया गया। रिया ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा कि गौरवी निर्दोष थी और परिवार की क्रूरता की शिकार बनी, मगर सवाल था कि अब उसकी आत्मा को शांति कैसे मिले। पंडित से दोबारा सलाह लेने पर उन्होंने कहा कि गौरवी की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है। जिस कमरे में उसे बंद करके मारा गया था, वहां उसकी असली तस्वीर और असली नाम से पूजा करनी होगी और उसके साथ न्याय की प्रार्थना करनी होगी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि हवेली अब पूरी तरह गौरवी के वश में थी। अगली रात आदित्य, रिया और समीर के साथ फिर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, चारों तरफ कुत्तों की भौंकने की आवाज गूंज उठी, जबकि वहां कोई कुत्ता नहीं था। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर अंधेरे में लाल रोशनी फैल गई।
तीनों ने साहस करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के बीचों बीच टूटा हुआ पलंग पड़ा था जिस पर पुराने कपड़े और राख बिखरी थी। दीवार पर कील गड़ी थी जिसमें शायद गौरवी की तस्वीर टंगी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ काले धब्बे थे। आदित्य ने वही तस्वीर ढूंढने के लिए अलमारी खंगाली। आखिरकार उसे गौरवी की धुंधली फोटो मिल गई जिसमें वह मुस्कुरा रही थी। फोटो छूते ही अचानक ठंडी हवा चली और कमरे की छत से धूल गिरने लगी। गौरवी की परछाई फिर उभरी। इस बार वो और भी डरावनी थी। उसका शरीर आधा जला हुआ और आधा खून से लथपथ लग रहा था। उसने चीख कर कहा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। रिया ने कांपते हाथों से पूजा शुरू की। समीर ने दीपक जलाया, लेकिन जैसे ही दीपक जला अचानक बुझ गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ गौरवी की लाल आंखें चमक रही थी। उसने आदित्य की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और भारी थी कि आदित्य का दम घुटने लगा। रिया ने जोर से मंत्र पढ़ा और गौरवी की तस्वीर उसके सामने रख दी। अचानक गौरवी की चीख गूंज उठी। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि उसे अब भी न्याय नहीं मिला है। उसकी आत्मा अभी भी कैद है। कमरा जोर से हिलने लगा। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। पलंग अपने आप हवा में उठकर गिरा और दरवाजे बंद हो गए। आदित्य को लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी रिया ने कहा कि अगर गौरवी चाहती है कि उसकी सच्चाई सबको पता चले तो उसे खुद उन्हें दिखाना होगा। इतना सुनते ही अचानक कमरे में एक धुंध सी भर गई और सब कुछ बदलने लगा। अब वे तीनों उसी वक्त में पहुंच गए जब गौरवी जिंदा थी और उसे कमरे में बंद किया गया था। उन्होंने देखा कि ठाकुर और उसके आदमी उसे धक्का देकर कमरे में डाल रहे थे। गौरवी रो रही थी और कह रही थी कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आदित्य और उसके दोस्त ये सब देख हैरान रह गए। गौरवी ने दीवार से सिर टकराया और वहीं गिरकर तड़पने लगी। कुछ घंटों बाद उसकी सांसें थम गई और उसका शव उसी कमरे में पड़ा रहा। दृश्य खत्म होते ही सब फिर वर्तमान में लौट आए। गौरवी अब उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द और दुख था। उसने कहा कि जब तक उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो धुंध में बदल कर गायब हो गई। आदित्य समझ गया कि अब उसकी लड़ाई और कठिन हो गई है, क्योंकि गौरवी चाहती है कि उसकी कहानी पूरी दुनिया जाने और सच सामने आए। गौरवी की सच्चाई देखने के बाद आदित्य के अंदर अजीब सा बोझ बैठ गया। वह जानता था कि अब सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का जीवन खतरे में है, क्योंकि गौरवी की आत्मा दिन पर दिन और शक्तिशाली होती जा रही थी। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भयानक हो गई। मोहल्ले के घरों में रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती, बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देती और कभी अचानक दीवारों पर लाल हथेली के निशान उभर आते। एक रात जब आदित्य और उसके दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, मेरा सच सबको बताओ वरना मौत सबकी होगी। रिया कांप उठी और बोली कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उसने सुझाव दिया कि वे पुलिस या मीडिया के पास जाए और गौरवी की कहानी उजागर करें। मगर आदित्य जानता था कि पुलिस इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी उड़ाएगी। इसी बीच मोहल्ले में एक और हादसा हुआ। एक नौजवान लड़का रात को हवेली के पास से गुजरा और सुबह उसकी लाश कुएं में मिली। लोग कहने लगे कि ये चुड़ैल का काम है। अब पूरा इलाका दहशत में डूब गया। कई परिवार अपने बच्चों को लेकर मोहल्ला छोड़कर चले गए। आदित्य को लगने लगा कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो और जाने जाएंगी। उसने तय किया कि वो गौरवी की आत्मा से सीधी बात करेगा। आधी रात को वो अकेला हवेली पहुंचा। हवेली अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। गेट पर काले कावे बैठे थे और अंदर से सड़ांध की बदबू आ रही थी। जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर लाल धुंध भर गई। गौरवी की आकृति सामने आई। इस बार उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा भयानक रूप में था।
उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे थे और आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। आदित्य ने कांपते हुए कहा कि वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन गौरवी ने जोर से हंसते हुए कहा कि अब मदद से कुछ नहीं होगा। उसे इंसानी खून चाहिए ताकि उसका दर्द मिटे। आदित्य ने कहा कि अगर वह निर्दोषों की जान लेगी तो उसका दर्द और कभी खत्म नहीं होगा। गौरवी कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में आंसू तैराए। उसने धीरे से कहा कि उसे अब तक किसी ने समझा ही नहीं। तभी अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी और हवेली के बाहर पूरे मोहल्ले में भयंकर तूफान उठ गया। लोग चीखते हुए घरों से बाहर भागे। आसमान लाल हो गया और बिजली कड़कने लगी। सबको लगने लगा कि दुनिया का अंत आ गया है। रिया और समीर भी आदित्य के पीछे हवेली पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आदित्य गौरवी से बातें कर रहा है। रिया ने जोर से पुकारा कि गौरवी अगर सच चाहती है तो उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाना होगा। गौरवी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि इंसान उसके दर्द को नहीं समझ सकते, वो सब उसे पागल और चुड़ैल कहेंगे। लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर अचानक गौरवी की मौत का दृश्य फिर से उभर आया। पूरा मोहल्ला जो बाहर खड़ा था वो ये सब देख रहा था। सबने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ठाकुर ने अपनी बेटी को कैद करके मार डाला था। लोगों में सन्नाटा छा गया। अब किसी को शक नहीं रहा कि गौरवी निर्दोष थी। गौरवी की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका चेहरा पहले जैसा हो गया, लेकिन तभी एक काला साया उसके पीछे उभर आया। वह साया ठाकुर का था। उसकी आत्मा भी अब हवेली में भटक रही थी। उसने गुस्से में कहा कि वह गौरवी को कभी चैन नहीं लेने देगा। गौरवी ने पहली बार चीख कर कहा कि अब वह डरने वाली नहीं। वह आदित्य और रिया की ओर देखकर बोली कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी। कमरा फिर से लाल रोशनी से भर गया। अब यह सिर्फ गौरवी की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी जंग बनने वाली थी जिसमें आत्मा और आत्मा का टकराव होगा। आदित्य ने समझ लिया कि आखिरी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। हवेली के भीतर अब दो आत्माओं की उपस्थिति थी। एक तरफ गौरवी की आत्मा थी जो अपने न्याय के लिए तड़प रही थी, और दूसरी ओर ठाकुर की आत्मा थी जो उसे हमेशा कैद रखना चाहता था। कमरा लाल और काली रोशनी से भर गया। दीवारें हिलने लगी और हवेली की नींव दरकने लगी। बाहर पूरा मोहल्ला सड़कों पर इकट्ठा हो चुका था। सबकी नजरें हवेली पर टिकी थी, जहां से चीखें और गर्जन निकल रहे थे। आदित्य, रिया और समीर अंदर फंसे थे। ठाकुर की आत्मा ने गुस्से में कहा कि गौरवी को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। उसने गौरवी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गौरवी ने जोर से चीखते हुए उसे धक्का दिया। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकली जिसने कमरे को झकझोर दिया। गौरवी ने आदित्य की ओर देखा और कहा कि अगर वह उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचा देगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ठाकुर की आत्मा बार बार रोक रही थी। रिया ने जल्दी से पूजा का दीपक जलाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। समीर ने दीवार पर लगी गौरवी की पुरानी तस्वीर उठा ली और उसे कमरे के बीच में रख दिया। जैसे ही दीपक की लौ चमकी, ठाकुर की आत्मा और ज्यादा हिंसक हो गई। उसका चेहरा राक्षस जैसा हो गया। उसने आदित्य की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। आदित्य का दम घुटने लगा। गौरवी ने आंसुओं से भरी आंखों से देखा और चिल्लाई कि अब समय आ गया है। उसने अपने हाथ फैलाए और लाल धुंध उसके पूरे शरीर से निकलने लगी। उस धुंध ने ठाकुर की आत्मा को घेर लिया। ठाकुर तड़पने लगा और गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन गौरवी ने अपनी सारी शक्ति एक पल में उस पर छोड़ दी। कमरे की दीवारें टूटने लगी, छत दरक गई और हवेली कांपने लगी। आदित्य को लगा कि पूरी हवेली अब गिरने वाली है। रिया और समीर ने उसे खींचकर बाहर की ओर भागाया। तीनों किसी तरह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। पीछे उन्होंने देखा कि गौरवी और ठाकुर की आत्माएं आपस में भिड़ रही थी। एक तरफ लाल रोशनी और दूसरी तरफ काली छाया आपस में टकरा रही थी। अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। चीखों की गूंज आसमान तक फैल गई।
लोगों ने बाहर से देखा कि हवेली धीरे धीरे ढह रही है। अंदर से सिर्फ लाल धुंध और राख बाहर निकल रही थी। जब सब शांत हुआ तो वहां सिर्फ खंडहर और राख बची। आदित्य, रिया और समीर ने देखा कि हवेली की राख में गौरवी की मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई दी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि अब उसे शांति मिल गई है। उसकी आत्मा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। मगर ठाकुर की आत्मा का कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वो हवेली की राख के साथ जमीन में समा गई और अब भी कहीं भटक रही है। उस रात के बाद से मोहल्ले में अजीब घटनाएं बंद हो गई। बच्चों की चीखें सुनाई देना रुक गई और लोग धीरे धीरे अपने घरों में लौट आए। लेकिन आदित्य की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उसने पढ़ाई पूरी की मगर उसके दिल में हमेशा गौरवी की याद बनी रही। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। कोटा शहर में अब भी लोग कहते हैं कि वो हवेली शापित थी और वहां एक चुड़ैल रहती थी। लेकिन सच सिर्फ आदित्य, रिया और समीर जानते थे कि वह चुड़ैल नहीं, बल्कि एक निर्दोष आत्मा थी जो न्याय चाहती थी। कहानी खत्म हुई लेकिन रहस्य बाकी रह गया, क्योंकि ठाकुर की आत्मा अब भी कहीं छिपी हुई है और शायद किसी दिन फिर लौट आए। तो दोस्तों, ये थी कोटा की चुड़ैल की खौफनाक दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे शहर को दहला दिया। आज भी उस हवेली के खंडहर को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस रात जलकर राख हो चुकी हवेली के नीचे अब भी ठाकुर की शैतानी आत्मा छिपी हुई है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या गौरवी की आत्मा को सचमुच मुक्ति मिली या फिर ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही डरावनी कहानियां मैं रोज आपके लिए लाता हूं।